आज मेरे साथ मौजूद हैं श्रवण राठौड़, जिनके गाने यकीनन सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। हम स्वागत करेंगे आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। श्रवण जी का सफ़र जो है एक्चुअली वो 70s में शुरू हुआ था, शायद ही लोगों को पता हो। श्रवण जी ठीक कह रहे हैं आप, 73 में शुरू हुआ था। बिल्कुल 73, लॉन्ग टाइम। हमारे एक दोस्त थे बच्चू भाई शाह, मेरे पिताजी के मित्र थे, और उन्होंने, हम जब मुश्किल से 19 साल के थे, हम और नदीम दोनों, तो हमारी जोड़ी बन चुकी थी नदीम श्रवण। तो उन्होंने पहली फिल्म हमें 19 साल की एज में, दंगल नाम था फिल्म का, एंड इट वाज इन अ भोजपुरी लैंग्वेज। बट उस समय भोजपुरी की सबसे बिगेस्ट कास्ट थी, बिकॉज सुजीत कुमार जी जो थे वो भोजपुरी के दिलीप कुमार माने जाते थे। तो सुजीत कुमार जी और प्रेमा नारायण को लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई थी दंगल, और उसका गाना आज भी लोग पसंद करते हैं। काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिले ला, तोहरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया हिले ला। आपको नदीम का जो एक बोलेंगे जो जोड़ी थी वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। क्या बचपने से दोस्ती? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं बता दूं आपको कि मैं लाला लाजपत राय कॉलेज में था और नदीम जी थे एल्फिस्टन कॉलेज में। तो एक हरीश नाम का लड़का जो मेरे पिताजी से गाना सीखता था, पंडित चतुर्भुज राठौड़ मेरे फादर, जो कि ध्रुपद और धमार के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो घर पे आते थे वो गाना सीखने के लिए। तो हरीश जो है वो एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस दिन कुछ एल्फिस्टन कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि श्रवण भाई आप हमारी कॉलेज में ज़रूर आइए और मेरा गाना सुनिए कि मैं जो सीखा हूँ मैं स्टेज पे कैसा परफॉर्म करता हूँ। तो उस फंक्शन में मैं गया जहाँ पर मेरी नदीम जी से पहली बार मुलाकात हुई और दौर शुरू हो गया। ये 72 दिसंबर की बात है। अच्छा, याद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। और आप ये समझिए कि बस उसके बाद हम दोनों ने हाथ मिलाया, क्योंकि हम दोनों की इच्छा एक ही थी कि म्यूज़िक डायरेक्शन करना है। वी वर वेरी यंग, आई थिंक वी मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। और हम दोनों गले लगे, हाथ मिलाया, और नदीम श्रवण नाम बैनर हमने इस्टेब्लिश कर दिया। हम बोलेंगे 90s का जो एरा था वो आप लोगों के लिए एक पीक था, लेकिन उससे पहले जो था वो स्ट्रगल पीरियड था क्या? जी जी जी, वो टोटली, जो हमारी फर्स्ट फिल्म का टाइटल था दंगल, तो हमें समझ लीजिए कि 17 साल का दंगल करना पड़ा, और 17 ईयर्स लगे हमको आशिकी तक पहुंचने में। ताहिर साहब के यहाँ हम जब पहुँचे तो ताहिर साहब ने बोला हाँ हाँ मियाँ चलिए शुरू करिए। कुछ शाम के 7 बज रहे थे, रोज़े चल रहे थे नदीम मियाँ के, और हमने पहला ही गाना सुनाया, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र। ये 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और साहब उन्होंने गाने वाने सुने, करीब 3.5-4 घंटे तक गाने सुनते रहे। उसके बाद डिनर लगा, खाना वाना खाया और बड़ा मज़ा आया। हमने कहा कि भाई डिनर ऑफ़र हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता 100% अब निकलेगा, एक बड़ी फिल्म मिलेगी। लेकिन साहब तीसरे चौथे दिन ईद थी, ईद, और ईद वाले दिन ताहिर साहब ने, नदीम मियाँ ने ईद मुबारक करने के लिए ताहिर साहब को फ़ोन किया। तो ताहिर साहब ने उनको ईदी देने के बजाय एक मशवरा दे दिया कि मियाँ क्या है, आप लोगों के म्यूज़िक में मैच्योरिटी नहीं है। तो ये ईद वाले दिन नदीम मियाँ ने सुना कि यार म्यूज़िक में मैच्योरिटी नहीं है, तो वो बड़े दुखी हुए, और मेरा नदीम ने फ़ोन रखा और मैंने एंट्री की नदीम के घर पर। तो नदीम जी के साथ नदीम मियाँ बहुत अपसेट थे, बोले यार श्रवण मियाँ ये क्या हो गया यार, ताहिर साहब ने कहा कि हमारे म्यूज़िक में मैच्योरिटी नहीं है यार। उफ यार, बहुत अफसोस हुआ यार 4 घंटे तक गाने सुनाए हम लोगों ने, और उसके बाद हमें उसका ये मिला, और वो कहने लगे कि भाई वो अन्नू मलिक में बड़ी मैच्योरिटी है। अब साहब देखते देखते 88-89 हो गया, यानी कि 15 साल गुजर गए थे। तो नदीम साहब ने कहा कि श्रवण जी अब तो भाई अब 15 साल से ज़्यादा तो मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परिवार में भी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि नदीम मियाँ 15 साल हो गए, अभी कहाँ हैं आप लोग, तो भाई अब मुझे कुछ ना कुछ बिज़नेस करना पड़ेगा, लेकिन हम कोई भी बिज़नेस करेंगे वो हम नदीम श्रवण के नाम से ही करेंगे। तो नदीम जी चले गए कुछ इसमें आपके रेडीमेड टी शर्ट, रेडीमेड शर्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की। तो उसका भी टाइटल उन्होंने बड़ा खूबसूरत रखा था, वो कहा था कि श्रवण ये होगा कंपोजर्स कलेक्शन। तुम स्ट्रगल करते रहो इंडस्ट्री में और 1-2 साल, और मैं जब तक मैं ये मार्केटिंग इसकी देख लेता हूँ क्या है, और फिर हम लोग कंपोजर्स कलेक्शन के नाम से मार्केट में आ जाएंगे। गुलशन कुमार जी का जो हाथ हम बोलेंगे जी, वो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा, आप लोगों को ऊपर लाने में गुलशन कुमार का हाथ बहुत नदीम बड़ा है। श्रवण का रियल जन्म कराने में गुलशन जी का बहुत बड़ा हाथ है। और आशिकी का? जी, आशिकी का ऑफ कोर्स। उस समय जो 4 गाने रिकॉर्ड किए थे, तो ये नहीं था कि उसका टाइटल आशिकी होगा। वो 4 गाने थे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, और अपना ये
दिल है कि मानता नहीं। तो ये जो 4 गाने थे, ये चारों गाने सुन करके भट्ट साहब इतने इंस्पायर हुए कि बैठे बैठे उन्होंने गुलशन जी से कह दिया कि गुलशन जी हम लेट्स मेक अ फिल्म। टाइटल है फिल्म का आशिकी। हम एक नया लड़का नई लड़की को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये एक क्विकी बनाएंगे। उस ज़माने में नाम हिट हुई थी भट्ट साहब की एज ए डायरेक्टर। और जब उन्होंने हमें ये खबर मिली कि भट्ट साहब इसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरे और नदीम की खुशी की सीमा नहीं थी। बिकॉज महेश भट्ट तक पहुंचना उस समय किसी भी नए म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बताइए, जब आपका स्ट्रगल चल रहा था, हाँ, तो कभी दिल बेचैन हुआ कि यार कमाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से, शादी कब करेंगे, कब क्या होगा? दिल तो बेचैन होता। बहुत बेचैन होता था भैया। ऐसा है, मैं आज आपको बता दूं कि मेरी और नदीम की 17 साल की इनकम जो थी, वो हमने जब हर महीने के हिसाब से जोड़ी तो वो 1500 रुपया पर मंथ थी। तो 17 साल जो है, ये समझ लीजिए कि सब मिल मिला करके हम लोगों ने जो कमाया, तो 1500 रुपया मैंने, 1500 भैया नदीम भाई ने। तो बड़ी मुश्किलें आती थी, पेरेंट्स की काफ़ी जो है वो सुननी पड़ती थी उनकी बातें। जाहिर सी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और खूब वो नाराज़ होते थे। वो कहते थे कि यार ये कब होगा, कब आम पकेंगे, कब गिरेंगे, कब खाएंगे, जो हर घर में होता है। आशिकी के लिए कितने रुपए मिले थे आप लोगों को? सर, आशिकी के लिए उन्होंने, गुलशन जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि भाई जो है वो टोटल आपको जो है वो 15,000 रुपये मिलेंगे, आप समझे, आपका मेहनताना। मेहनताना। हाँ जी। और जो है वो जो भी है करीब 50,000 रुपये में आपको पूरा गाना रिकॉर्ड करना है। एक गाना 50,000 रुपये में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वो 2-3 लाख रुपए के अंदर पूरा एल्बम बन गया था। हाँ, वही हमने कहा, जैसे आपका जो एक दौर था 90s का, पूरा आप ही के ऊपर था। जी बिल्कुल। आपका नदीम और श्रवण का ही वो दौर था, उसके बीच कोई और दूसरा है नहीं। बहुत सही। लेकिन जब नदीम आपकी ज़िंदगी से निकले, हाँ, तो फिर कहीं देखिए ऐसा है कि नज़र तो लगती है। ये पहले मैं मानता नहीं था, लेकिन आज ज़रूर मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि नज़र लगती है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त नज़र लगी है कि जो पत्थर को भी तोड़ देती है नज़र, ऐसा सुनते थे हम। और ये नज़र जो है, समझिए कि नदीम श्रवण को ऐसी लगी कि नदीम मियाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक ऐसे स्कैम में उनका नाम आया कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, अब तो पूरा वर्ल्ड जानता है, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। कि ये समझ लीजिए कि बस एक बहुत ही दुखद घटना हुई और स्कैम में उनका नाम आना, जबकि आज तक जो है कहीं भी दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पाई है कि कहीं भी नदीम जी का नाम था। और लंदन गवर्नमेंट ने नदीम जी को बहुत ही शानदार इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त बरी किया है। और माशाल्लाह वो अब भी लंदन में हैं, कभी दुबई रहते हैं, कभी लंदन रहते हैं, कभी यूरोप रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान आने की बहुत इच्छा होने के बावजूद वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पाते? मतलब आपसे बातचीत तो हुई होगी उनसे? जी, हमारी लगातार बातचीत होते रहती है। और वो हमेशा कहते हैं कि देखो श्रवण, ऐसा है कि हिंदुस्तान आने की मेरी बड़ी इच्छा है, लेकिन चूँकि मेरा कोई रोल है नहीं इसमें और मुझे फंसाया गया है, तो बेहतर होगा श्रवण कि मैं वहाँ आऊँ, गड़े मुर्दे फिर उखड़ें, फिर परेशानी से के दौर से गुज़रें, फिर तकलीफ़ हो। उससे बेहतर है कि हिंदुस्तान को प्यार करता हूँ, हमेशा सलाम करता हूँ मैं। बस इसी तरह से वो उन्होंने एक डिसीजन करीब लिया है कि भाई आना चाहता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा बाइज़्ज़त। लेकिन कहीं श्रवण जी इस बात को लेके मलाल है, क्योंकि जो मुकाम था जी, वो मुकाम जो है एकदम से खो गया। जी, इस बात का मलाल है आप लोग की जगह पे कोई और आ गया। सरकार, ये ऐसा होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। ये तो इंडस्ट्री, किसी के बगैर इंडस्ट्री क्या, हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं है। यहाँ पर बस लोग जो है वो मौका ढूंढते रहते हैं कि भाई ये हटे तो हम आए। तो ऊपर वाले ने पता नहीं उसकी क्या मर्ज़ी थी। और हम तो समझते हैं कि ठीक है, अब जो हो गया हो गया। हम कभी भी वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। कहीं इस इंसिडेंट के बाद कहीं टीसी से वो जो एक दूरियां बढ़ी जी, तो वो आज तक कायम है? वो आज तक कायम है, वो कायम ही रहेंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नदीम जी का हाथ है, जबकि बिल्कुल भी नदीम जी का हाथ नहीं है। लेकिन अब ये कौन समझाए, अब समझाए कौन? तो इसीलिए जो है वो अब बात अब करीब 14-15 साल हो गए हैं। तो अब आई डोंट नो टी सीरीज़ के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मैं फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगा
ये बात समझाने की कि भाई जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है तो हम दोनों को ऑलरेडी जो है वो ये 15 साल जो है वो एक वनवास हो ही गया है भाई। तो ये 15 साल वनवास के बाद जो है अब एंट्री करें और टी सीरीज़ के साथ ही एंट्री हो तो सोने पे सुहागा हो जाए भाई। याद है जब आपको ये खबर मिली थी उस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कुछ शॉक हो गए होंगे आप तो? सर शॉक यानी अनबिलीवेबल था ना, ये सोच ही नहीं सकते कभी कि ऐसा भी हो सकता है। इतने घने टर्म्स हो, इतने घने टर्म्स नहीं, और हमारे गुलशन जी के साथ तो आज भी ऐसे रिलेशन, क्योंकि जिस दिन गुलशन जी, ये शायद अगस्त महीने में हुआ हादसा, लेकिन जून जुलाई महीने तक तो गुलशन जी के साथ हमारा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। हम लोग मिल के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे, उसके गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे, आप समझे। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो एक राज ही है, ऊपर वाला जाने भाई ये क्या है। चूँकि आप बहुत करीब थे गुलशन जी के, तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र नहीं किया यार मेरे साथ ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ धमकी आ रही है, ऐसा मुझे कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि देखिए ये सारी बातें एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने क्या जिक्र किया क्या नहीं किया, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात जो है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ म्यूज़िक में ध्यान रखते थे और हमारा म्यूज़िक कंपोज हो रहा था उनके लिए, आप समझे ना, तो म्यूज़िक ही चल रहा था, बस म्यूज़िक से ही अपना रिलेशन था भैया, कि अचानक ही ये नदीम जी का नाम उछाला गया है और बड़ा अजीब, बहुत अफसोस होता है मुझे बहुत। आपको लगता है इसमें भी एक पॉलिटिक्स हाँ, कहीं ना कहीं से? बस वो जो नज़र लगने वाली जो बात मैंने आपको बताई ना कि बस ये नदीम श्रवण की म्यूज़िक को नज़र लगी है, और तो क्या कहूँ मैं, ये अब जो है ये नज़र मालिक दुआ करे और ये नज़र हटे तो फिर से जो है ये एक इतिहास बन सकता है। तो उनका क्या हुआ, जो लोग आपको बोलते थे कि भाई अभी आप मैच्योर नहीं है, ये आपका उस लेवल का म्यूजिक नहीं है? अब वो ताहिर साहब की बात करूंगा मैं कि 1990 में जब आशिकी रिलीज़ हुई, उसके बाद इमीडिएटली दिल है कि मानता नहीं रिलीज़ हुई, उसके बाद सड़क रिलीज़ हुई, फिर साथी रिलीज़ हुई, तो 4 एक साथ महेश भट्ट जी की फिल्में हिट हो गई। तो 5वीं फिल्म के लिए उन्होंने महेश भट्ट को साइन किया ताहिर साहब ने, और ये कहते हुए कि भाई महेश भट्ट नदीम श्रवण चाहिए। तो भट्ट साहब का फ़ोन आ गया कि भाई वो ताहिर साहब याद कर रहे हैं, नदीम मियाँ श्रवण मियाँ जाओ जाके ज़रा मिल लो। तो हम पहुँच गए ताहिर साहब के पास, तो ताहिर साहब ने कहा कि मियाँ फ़िल्म करनी है आपको, और भट्ट साहब को मैंने साइन किया है, और भाई प्राइस क्या लोगे? तो उस ज़माने में हमने और नदीम भाई ने 10 लाख रुपया हमारा तय किया था मेहनताना। तो नदीम मियाँ बोले ताहिर साहब को कि भाई ऐसा है ताहिर साहब, हम मार्केट में तो 10 लाख ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे 11 लाख लेंगे। तो ताहिर साहब थोड़े नाराज़ हो गए, बोले मियाँ ये नाइंसाफ़ी क्यों, अगर आप मार्केट से 10 ले रहे हैं तो हम तो आपको 5 ही देंगे। तो नदीम साहब ने कहा कि नहीं सरकार, आपको 1 लाख एक्स्ट्रा जुर्माने के तौर पे लेना पड़ेगा। तो मुझे पूछने लगे भाई किस बात का जुर्माना है ये? बोले आपने 1980-82 में जब हमारी सिटिंग हुई थी आपके साथ, उस वक्त एक शब्द कहा था कि हमारा म्यूज़िक एमेच्योर है।